यूं तो बुंदेलखंड के लाखों लोग लखनऊ में रहते हैं, लेकिन उनमें से चंद लोग ऐसे भी हैं जो महानगर की शहरी संस्कृति में अपना अस्तित्व, अपनी बुंदेलखंड की विरासत को नहीं भूले और यहाँ पर भी बुंदेलखंड की आवाज़ को बुलंद करने में लगे हैं। और उन्होंने एक संगठन बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद नाम से बना रखा है और बुंदेलखंड की भाषा, संस्कृति और यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। और उसके एक पुरोधा हैं देवकीनंदन शांत जी, जो बड़े साहित्यकार हैं, उनको कई बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। आज हम चल रहे हैं उनसे मिलने। वो इंदिरा नगर के मुंशी पुलिया क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ अरविंदो पार्क है एक, वहाँ उन्होंने हमको आमंत्रित किया है। आज हम उनसे मिलेंगे और पूछेंगे कि लखनऊ जैसे प्रदेश की राजधानी में बुंदेलखंड की आवाज़ कहाँ तक मुखर है और कैसे हम लोग बुंदेलखंड वासियों को जगा पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं। हम अभी चल रहे हैं वहीं इंदिरा नगर की ओर और उन्होंने हो सकता है वहाँ पर अपने कुछ और साथियों को भी बुलाया हो, तो देखते हैं क्या होता है। आइए चलते हैं देवकीनंदन शांत जी के आवास पर, इंदिरा नगर मुंशी पुलिया। झांसी में आप जाएं तो उनसे पुनीत बिसारी जी से मिलिएगा। वो बुंदेलखंड वो साहित्य परिषद के वो अध्यक्ष बनाया कमिश्नर साहब। वो बुंदेलखंड उसमें वो मैंने प्रमोद जी से बिसारी जी का नंबर भी है। प्रमोद जी को मैंने अभी मैसेज भेजा है। बिसारी जी का नंबर है, यहाँ से वो गए। ये देखिए सभी पदाधिकारी हैं बुंदेलखंड विकास परिषद, बुंदेलखंड सहयोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग परिषद। हाँ, बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद के सभी पदाधिकारी हैं। और इनसे मैं एक एक करके पूछता हूँ कि आप हमको पहले शांति जी ये बताइए कि इस समय एक साल में लखनऊ में कौन कौन से कार्यक्रम आप बुंदेलखंड के करते हैं? सबसे पहले हम लोग होली मिलन करते हैं, जो समर्पण संस्थान में होता है। मेजर वी के खरे साहब इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। जी जी। और समर्पण संस्थान में होता है वी के। और इसमें संरक्षक मंडल में हम बता दें आपको कि हमारी उर्मिला अवस्थी थी जो एस.सी. अवस्थी साहब की वाइफ थी, वो भी गुजर गई हैं। शरद अवस्थी उनके बेटे हैं। और उसके बाद साहब कहाँ आपका मूल निवास पड़ता है बुंदेलखंड में? हम उगरानीपुर के रहने वाले हैं। वहाँ अच्छा। की पुष्पिता अग्रवाल और MP वैद्य साहब जो है संरक्षक रहे। अच्छा, लखनऊ में कितने वर्ष हो गए हैं आपको? लखनऊ में हम सन 71 से हैं सर। अरे तो आप तो बहुत वक्त हो गया है। सन 71 से है सब जी। लखनऊ में। और कहाँ से सेवा निवृत्त हैं? हाँ, थोड़ा अपने बारे में, आप किस विभाग में थे? हम अधीक्षण अभियंता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिटायर हुए हैं। आप तो साहित्य के भी बहुत आपको सम्मानित किया गया है बुंदेलखंड पर भी। आपने है सब साहित्य कुछ नहीं है, जो कुछ लिखते हैं वो सब आप लोगों के सामने है सब। जी जी। अच्छा, बुंदेलखंड आपका जो सहयोग परिषद है इस समय, उसके अध्यक्ष मैं उनसे बात करा रहा हूँ आपकी। महासचिव जी हैं हमारे कैलाश जैन साहब। कैलाश जैन साहब, आप कहाँ के हैं बुंदेलखंड में? मैं ललितपुर जिले का रहने वाला हूँ, प्रॉपर ललितपुर शहर में ही रहता हूँ। जी जी। और वर्तमान में मैं यहाँ लखनऊ में PWD में कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करता हूँ, सिविल इंजीनियर। जी जी। हमारी एजुकेशन है। और इस समय बुंदेलखंड सांस्कृतिक सामाजिक सहयोग परिषद के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री महेंद्र कुमार तिवारी जी के मार्गनिर्देशन में और सभी कार्यकारिणी के सहयोग से हमारे अभी समय में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कब है स्थापना दिवस? में। अच्छा, नवंबर में मनाया जाता है हर साल जी। और दशहरा मिलन का, होली मिलन का, इस तरह से अभी करंट में जी हमारे बुंदेलखंड के सारे माननीय विधायक और मंत्रियों जी का हम लोगों ने परिचय एवं सम्मेलन करवाया था जी। वो भी अच्छा संपन्न हुआ। कब हुआ, किस तारीख को हुआ था, कब हुआ था? ये 29 जून को हुआ था। 9 जून को। अच्छा, 9 जून। और तो उसमें सभी लोग आए थे पूरे बुंदेलखंड के? सभी तो नहीं आए थे, लेकिन हाँ कुछ काफी लोग आए थे। 10-12 लोग आए। और आला उदल का भी एक टीम आई थी। माननीय नवरस म्यूजिकल ग्रुप सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी
हमारे मुख्य अतिथि रहे थे। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। उनके उसमें जो है हमारा कार्य अच्छी तरह संपन्न हुआ। अब गुप्ता साहब, आप थोड़ा अपना बताइए कि आप बुंदेलखंड में कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा पूरा नाम दयाशंकर गुप्ता है जी और मैं ग्राम खंडे जिला हमीरपुर का रहने वाला हूँ। जी। और मैं अपने बुंदेलखंड संस्था का सहयोग परिषद का फाउंडर मेंबर हूँ और आज भी कार्यकारिणी में हूँ। बिल्कुल। तथा संयुक्त सचिव के पद का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। तो ये अपना बुंदेलखंड, अब तो काफी काम हो रहा है, वहाँ सरकार कर रही है, आप हाँ, उसको किस तरह से देखते हैं? ये संतुष्ट हैं? थोड़ा लग रहा है कुछ खुशी हाँ, हो रही है? ये वर्तमान सरकार, हमारी योगी सरकार जो है और मोदी सरकार जो है बुंदेलखंड की ओर बहुत अच्छा ध्यान देने लगे हैं और बहुत ही, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जी जैसे और मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज जो दे रहे हैं सुविधाएं, ये बुंदेलखंड निवासियों के लिए, हम लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया। और पेयजल की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या, मतलब आप इस समय जो काम हो रहा है संतुष्ट हैं, उससे काफी संतुष्ट जी है? जी जी। ये देखिए, पहले हाँ सर अपना परिचय दीजिए आप। हाँ, मुझे राम अवतार सिंह खंगार कहते हैं। जी जी, बहुत मैं बहुत ग्राम लामा जिला बांदा का रहने वाला हूँ। नमस्कार। मैं नमस्कार। और मैं सर्वप्रथम मैं रिजर्व बैंक कानपुर में ज्वाइन किया। जी। इसके बाद 18 साल मुंबई रहा और रिटायरमेंट के बाद मैं भारत सरकार में सलाहकार रहा, ये कौशल विकास मिशन, विश्व बैंक और गुजरात सरकार भी मैंने ट्राइबल्स डेवलपमेंट के लिए सब परामर्श अपनी सेवाएं दी है उनको। बुंदेलखंड को लेके भी आपके मन में पीड़ा हाँ, रही? बुंदेलखंड के लिए मैंने 7 जिलों का स्टडी की है, जिसमें से पन्ना, छतरपुर, बांदा, जालौन, झांसी और चित्रकूट जी। और इसकी रिपोर्ट जो वो मैंने जो दिया था, ये पर्यावरण को लेकर था। मैंने भारत सरकार के लिए जो है, इसमें कुछ पैसा जापान से मिला था, उसके लिए हमने अपनी रिपोर्ट दी कि इन जिलों में, इन स्थानों में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए और क्या हालात है इस समय। अच्छा। उसमें एम्फेसिस प्लांटेशन और ये पर्वतों के लिए जो हिलॉक्स हैं, वो स्थानीय पर्यावरण का वो निर्धारण करते हैं। अगर उनकी परिस्थिति में परिवर्तन किया जाएगा तो स्थानीय पर्यावरण में बहुत ही मतलब उलटफेर होगा। तो वो तो अभी हो रहा है, खनन हब हाँ, तो बनाने की कोशिश नहीं, है। लेकिन ये हमारा काम था अध्ययन करके रिपोर्ट जी, देना। जी, जी, अच्छा। और उसको क्या हुआ है, दूसरी चीज जो है, मेरी एक अपनी बुंदेलखंड को लेकर मेरा एक चिंतन है। मेरा चिंतन ये है कि जो विंध्य रेंज है बुंदेलखंड की, विंध्य पर्वत की, जी जी, वो एक जो है रिज लाइन का काम करती हैं। और रिज लाइन का वो से कहते हैं जहां आकाश अगर पानी गिरता है तो वो उत्तर या दक्षिण या ये इस दिशा में जाता है। इस समय जो बुंदेलखंड को लेकर सरकारें कर रही हैं, योगी सरकार और मध्य प्रदेश की जो हमारी शिवराज सरकार, लगता है क्या कुछ उम्मीद की किरण जगी है? उम्मीद की तो किरण गिर रही है, लेकिन वो सही रास्ते में नहीं जा रहे हैं। इसमें अभी थोड़ा संशोधन करना होगा। थोड़ा संशोधन नहीं, इसमें मौलिक संशोधन की जरूरत है जी। वो जरूरत ये है कि पहले जो लाइवलीहुड है, जीवन यापन है, वो कृषि और पानी है। तो हम सड़क और रोड तो बना रहे हैं, लेकिन कृषि और पानी के संरक्षण के लिए कुछ ये जो कर रहे हैं ना, उसका भौगोलिक जो एक परिस्थिति की ये एक निर्धारण होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। वो बिना अध्ययन के हो रहा है और उसका परिणाम आज से 50 साल में नजर आएंगे। हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसको सुधारने की आवश्यकता है। सुधार एक चीज और बता दूं जी, कि इसके लिए जरूरी ये है कि हमारे ये जो डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, बहुत इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, इसका लाभ हमारे स्थानीय बच्चों को कम मिलेगा, क्योंकि हमारे बच्चों के पास वो दक्षता, वो स्किल नहीं है। तो मेरी सलाह ये है कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये इंडस्ट्री लगाने के पहले स्थानीय क्षेत्रों, बुंदेलखंड के सभी जिलों में एक प्रशिक्षण के दक्षता विकास केंद्र खोले, ताकि हमारे बच्चे दक्षित होकर के डिफेंस में और ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें अपनी भागीदारी निभाई कर सके। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये हमारे दूसरे एक साथी हैं गुप्ता जी, अपना थोड़ा परिचय बताइए। मेरा नाम रामतर गुप्ता है जी। मैं बांदा महोबा के बीच में मटौन गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं आप? और यहाँ के लखनऊ के जो बुंदेलखंड की वीरांगनाओं के नाम 3 अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, वीरांगना अवंती बाई, वीरांगना झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई, तीनों में कार्य करने का और इनको विस्तार में, इनके विकास में अपना योगदान करने की बात
मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। अब लेकिन आप स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े रहे, बुंदेलखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ आपने सरकार को लिखा, कुछ पढ़ा, कुछ बताया? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में ही रहे और मुझे अवसर मिला कि मैं 1980 से 1992 तक भारत सरकार की संस्था केंद्रीय फार्मेसी परिषद में राज्य सरकार का प्रतिनिधि रहा और इसके विभिन्न मंचों में NHM से इन सब में मैं जुड़ा रहा और जुड़े हैं हम लोग। तो पहला हमारा ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बुंदेलखंड का, जिसके लिए तारा जी आपने बहुत प्रयास किया और जितना प्रयास आपने किया हम उतना नहीं कर सकते, पर उसका थोड़ा सा करने का प्रयास किया कि जो हमारा उसमें है आपका जैसे बांधा है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन गया, अभी वहाँ कुछ डॉक्टर्स की कमी है, उस तरह से नहीं चल पा रहे हैं। हमारा झांसी का मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना है, रानी लक्ष्मीबाई का, और वहाँ पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कानपुर जाना पड़ता है, किसी को ग्वालियर भेज देते हैं, किसी को दिल्ली भेज देते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चरल जो अब रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाए, एक तो ये प्रयास है। और हमारा रेलवे को लेके आपने बड़ा लिखा पढ़ी करी है। रेलवे का तो ऐसा है कि पहला चीज़ ये है कि मैं मटौन का हूँ तो आप जानते ही हैं कि पिछले साल ये हुआ कि पानी नहीं आ रहा था वहाँ घर में, जो कह रहे थे हर नल में पानी है, तो मैं वहाँ 13 दिन रुका और 13 दिन में जो पानी उड़तियों से गिरता है बारिश वाला, उसी से हमने नहाया क्योंकि वो मीठा होता है और पीछे जो था पानी खारा था। तो निश्चित तौर पे आप जानिए कि गांव से हम लोग जुड़े हैं और महीने में 1-2 बार बांधा जाने का मौका मिल जाता है। जहाँ तक रेलवे का सवाल है, हम लोग देखते चले आए कि एकमात्र गाड़ी हुआ करती थी ब्रिटिश जमाने से, कोयला इंजन, जो चलती थी मानिकपुर से और लखनऊ के लिए। आज भी एक ही ट्रेन है चित्रकूट से लखनऊ आने की, अंग्रेजों की दी हुई। और हम 18 सितंबर 77 को जब लखनऊ आए थे, मेडिकल कॉलेज कानून पढ़ते थे, तो इतने हम लोग चूंकि बुंदेलखंड से थे तो बस से आए तो देखा चारबाग को, तो हमें लगा कोई बड़ा मंदिर है लाइक दैट, समझ पाए कि स्टेशन होगा, इतना बड़ा हकीकत बात है। और उसके बाद में जब आके हम लोगों ने यहाँ देखा तो पूर्वांचल के लिए लखनऊ से गोरखपुर की मीटर गेज लाइन थी, हमारे सामने ही वो निषादगंज के आसपास से उखड़ी और उखड़ते उखड़ते वो ब्रॉड गेज बनी, फिर डबल लाइन हुई और आज देखिए कि अगर हिंदुस्तान की कहीं रेल है तो वो वहाँ जाती है। ये हमारा बुंदेलखंड पिछड़ गया पूर्वांचल के लोगों का। और हमें क्या है उस पे कुछ नहीं हुआ। आप अभी आया कि खजुराहो भारत सरकार ने बड़ी कृपापूर्वक उसको अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का दर्जा दिया है। हम आभारी हैं माननीय मोदी जी के। अब इस समय सुना है वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है, वंदे भारत ट्रेन सैंक्शन हो गई है और थोड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो बकाया है छतरपुर के आसपास का वो पूरा होकर के, और जैसा कि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है केंद्रीय मंत्री जी ने, वो हो जाएगा। मतलब आपकी मेन इच्छा ये है कि लखनऊ के लिए कोई ट्रेन नहीं है। अगर हम यहाँ से हमारा कोई रिश्तेदार बीमार पड़ जाए, हम वहाँ पहुँचना चाहें बुंदेलखंड, हम पहुँच नहीं सकते, वहाँ का व्यक्ति यहाँ पहुँच नहीं सकता है। ये रेल की समस्या बड़ी इम्पोर्टेंट है और पूरा डिस्कनेक्ट। बिल्कुल हम चूंकि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, पर हम लोग अब हमारे बुंदेलखंड के लोग खासतौर से जो महोबा क्षेत्र है और खजुराहो क्षेत्र है, छतरपुर, वो सब लोग खासतौर से बांदा के भी कुछ क्षेत्र है जो नहीं आ पाते हैं, उनके लिए आपकी विशेष इच्छा है कि कुछ होना चाहिए। गुप्ता साहब, आप भी थोड़ा सा बताइए कि अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं साहब अशोक कुमार गुप्ता जी, अतर्रा जनपद बांदा का रहने वाला हूँ जी, और यहाँ पे राजकीय निर्माण निगम जी, में प्राइवेट सेक्रेटरी था, उस पद से रिटायर हूँ। बहुत बढ़िया। खैर, इस सरकार में काफ़ी काम तो हुए हैं जी, देखिए, प्रदेश भर में 18 मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाए गए हैं जी, जिसमें से बुंदेलखंड आपका झांसी हुआ, उरई हुआ, पैरा मेडिकल, मतलब प्रयास हो रहा है, अब सरकार के प्रयासों से संतुष्ट हैं। जी जी। तो बुंदेलखंड राज्य की जो एक लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही थी, वो तो विकास के लिए ही थी ना, बेसिकली विकास के लिए थी, विकास होना चाहिए, यही तो हमारा मेन मकसद है। सबसे छोटा प्रांत मेरी समझ से छत्तीसगढ़ है जी। जब से वो प्रांत बन गया तो देखिए बहुत बढ़िया उसका डेवलपमेंट और सारी चीजें हो रही हैं। तो बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए आपका, तभी हो पाएगा विकास। कुछ जिले जो है 6 जिले बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश 7 दूनी 14 है, हाँ, और मध्य प्रदेश के भी मिला करके एक पूरा राज्य बनने के उसमें है और इसे बनना चाहिए, तभी असली विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का एक ही सुझाव है कि बुंदेलखंड के लिए सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन असली विकास तभी हो पाएगा, हमारा बुंदेलखंड विकास की मुख्य धारा में तभी आ पाएगा जब बुंदेलखंड को उसकी अपनी व्यवस्था दी जाएगी, नहीं तो ये ऊँट के मुंह में जीरा से अधिक नहीं साबित होगा।
चलिए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी बहुत लोग बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप यहाँ तक कष्ट करके आए और हम लोगों की बातें और बातचीत सुनी और हमें प्रेरणा दिया और हमारी समस्याओं से रूबरू हुए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। चलिए, लोग आपके साथ। ओके सर, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। जय जय बुंदेलखंड।